प्राचीन ज्ञान का खजाना, आयुर्वेद का संसार, जड़ी बूटियों का संगम, प्रकृति का उपहार। कभी जो था आशीर्वाद, जीवन का आधार, जाने कहाँ विलुप्त हो जाए, हृदय करे पुकार। रसायनों के सागर में भटके हम इंसान, भूल गए हैं मूल्य उसका, जो था एक वरदान। जी हाँ, मैं उस वरदान की बात कर रही हूँ जो प्रकृति ने हमेशा से ही हमें दे रखा है, आयुर्वेद। लेकिन बीतते समय के साथ, ये फास्ट फॉरवर्ड दुनिया के साथ पता नहीं कहाँ खो जा रहा है। और इसीलिए एक नई कहानी लेकर मैं रिया पांडे आपके समक्ष आई हूँ। आप जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और विश्व को अगर हम परिवार माने तो उसका स्वस्थ रहना, सुखी रहना, उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है। यही सोच और यही प्रेरणा के साथ जन्म हुआ वासु हेल्थ केयर का, जिन्होंने जिम्मा उठाया लोगों तक हेल्थ को नेचुरली पहुंचाने का। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके परिवार ने और जिन्होंने खुद आयुर्वेद को नज़दीक से जाना है, समझा है और पहचाना है। आज हमारे साथ है वासु हेल्थ केयर के डायरेक्टर मिस्टर सागर पटेल, जिनकी डेडिकेशन एंड लीडरशिप के कारण ही वासु हेल्थ केयर ने दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में हेल्थ एंड वेलबींग का एक नया प्रमाण दिया है। नमस्कार एंड वेलकम सर। वासु, नमस्कार टू ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू आपका समय देने के लिए। इस पॉडकास्ट से दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हमारा यही प्रयास रहेगा। अगर हम शुरू करें तो शुरू करते हैं कि सर वासु हेल्थ केयर, ये वासु नाम कहाँ से आया और क्या मोटिव था? हाँ, ये मैं थोड़ा हिस्ट्री से चालू करता हूँ। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा फैमिली का बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो फार्मर थे और उनके साथ उनके ब्रदर थे जो आयुर्वेदा में थोड़ी प्रैक्टिस करते थे और डॉक्टर थे, वैद्यराज थे। तो उनकी इंस्पिरेशन से हमने आयुर्वेद में आने का नक्की किया और सोचा। तो उसके बाद हमने जब ये डिसाइड किया कि आयुर्वेदिक फील्ड में हमको कुछ प्रदान करना है, तो कंपनी बनाने का जो सोच आई, तो पहले उसका नाम लेना था। तो वैसे ही हम गुरुजी और सब जो होते हैं उनके पास गए, आलिद्रा में ब्रह्मचारी बापू के पास। उनके पास ये आयुर्वेद के लिए नई कंपनी कर रहे हैं, तो उनके पास सजेशन मांगा। तो उन्होंने वासुदेव करके नाम दिया कि कृष्णा जी के फादर का नाम है हमारे, तो उनके ऊपर से वासुदेव नाम आप रखे। फिर हमारे जो एल्डर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वासुदेव नाम थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो हम वासु को नाम में शामिल करते हैं और देव है वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर है, उसकी पूजा हमें हर रोज करनी है। तो इस तरह से वासु फार्मास्यूटिकल पहले नाम हुआ और समय की जो मांग होती है उसके आधार पे हमने 2007 में हमारा नाम वासु हेल्थ केयर किया। तो सर विजन क्या था जो जब आपने शुरुआत किया, तो क्या विजन से करा था? विजन हमारा यही था कि हम आयुर्वेदा को ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं। ये आयुर्वेदा को भगीरथ प्रयास है हमारा कि वर्ल्ड लेवल पर जो हमारी ट्रेडिशन है, इंडिया की वन ऑफ द ट्रेडिशन इज आयुर्वेदा है, जो 3000 साल पुराना विज्ञान है, जिसको धीरे धीरे इंडिया और ग्लोबली पहचान मिल रही है। तो वो पहचान को एक मॉडर्न तरीके से कैसे हम देश के सामने और इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सके, उसके लिए हमारी फैमिली ओन बिजनेस में है हम। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन में हमारे विठल बापूजी का, फिर मेरे फादर हरिभाई और जयंती भाई, उन्होंने शुरुआत की सब ब्रदर के सपोर्ट से, और फिर उसमें हमारा कारवा बढ़ता गया और हम सेकंड जनरेशन में हार्दिक भाई की लीडरशिप में मैं, मीत भाई और नील भाई ज्वाइंट हुए। और अभी भी हम मॉडर्न वे में आयुर्वेदा को कैसे दुनिया भर में लेके जाए उसके लिए भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। सर आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। हाँ, तो आप कैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं? और जहाँ तक हमने पढ़ा है काफ़ी सारी कैटेगरीज है, हेल्थ केयर, स्किन केयर, गायनाकोलॉजिस्ट, और सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स अभी क्या आ रही हैं आपके पास? वासु हेल्थ केयर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, उसमें से हमारी जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो ट्रीचेप है।
ट्रीचेप के अंदर भी काफ़ी सारी रेंज आती है। हेल्दी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग की रेंज है हमारी, जिसमें ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क आता है। वैसे हेयर फॉल की भी कैटेगरी है, वैसे एंटी डैंड्रफ की कैटेगरी है, ब्लैक सीड कैटेगरी है, और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स उस वही रेंज में भी है। वैसे स्किन केयर की बात करेंगे तो आरएनजी कैटेगरी है, जहाँ पे हम यूथ के लिए स्पेशल D10 का जो अभी समस्या होती है, तो D10 के ऊपर फिर ब्राइटनिंग लाइटनिंग के ऊपर भी हम हमारी पूरी रेंज आ रही है। आप मेडिकल फील्ड की बात करेंगे, कि मेडिसिन की बात करेंगे, तो जनरल मेडिसिन जो आती है कफ एंड कोल्ड रिलेटेड, तो वो जील कैटेगरी में हमारी आती है। हमारी पेन केयर की प्रोडक्ट है वो डीजल के नाम से आती है। बोन फ्रैक्चर होता है तो बोन के लिए भी हमारी प्रोडक्ट है जो बोनटोन के नाम से आती है। वैसे ही हमारी यूरल करके यूरोलॉजी में प्रोडक्ट आती है, वो किडनी स्टोन के लिए आती है। और एल्डरली मेल को जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए यूरल बीपीएच करके हमारी प्रोडक्ट आती है। और आप बच्चों की कैटेगरी की बात करें तो बच्चों की कैटेगरी में भी हमारी कास्पा करके, बहुत छोटे बच्चे जो उनको कॉलिक पेन होता है उसके लिए हमारी प्रोडक्ट है। और सुवर्ण प्राशन करके भी हमारी प्रोडक्ट है जो ग्रोथ एंड इम्यूनिटी के लिए आती है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट है। और गायनेकोलॉजी के लिए भी हमारी मेरिटोन करके ब्रांड आती है। ओके। फिर आजकल के ज़माने में लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं हाँ कि चट मंगनी पट ब्याह हाँ इसमें ही मानते हैं वो। हाँ और ऐसी भी धारणाएं हैं कि आयुर्वेद जो सॉल्यूशंस देता है हाँ वो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, हाँ। धीरे इस्तेमाल होते हैं। तो ये धारणाएं कितनी सच है और इस हम्म। पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही बात की कि अभी का ज़माना है, फास्ट फॉरवर्ड ज़माना हो गया है, क्योंकि अभी सब हमारे मोबाइल में है, फिंगर ऑफ टिप सब कुछ आ गया है। पहले से जो बिलीव कर रहा है हो वो मॉडर्न मेडिसिन के सामने धीरे काम करेगा, पर इफ़ेक्टिव काम करेगा। पर उसमें भी फास्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन हम बनाते हैं, उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। तो पोटेंसी उसकी जो हर्ब्स में होती है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट में हम यूज़ करके कवर करते हैं। और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट फास्ट इफ़ेक्टिव और सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ऐसी प्रोडक्ट देने में आयुर्वेदा बिलीव करता है। और धीरे धीरे उसकी तरफ ही आयुर्वेद का झुकाव बढ़ रहा है। अगर आप आज के यूथ को एक हम्म। मैसेज देना चाहेंगे हम्म। कि आयुर्वेदा और एलोपैथी हम्म। के बीच में जो जंग चलती रहती है, हम्म। तो उस पे आप एक क्या मैसेज देंगे? नहीं, कोई भी पैथी है वो सही है, उसके उसके प्रिंसिपल होते हैं और उसके हिसाब से काम करती है। पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बोलेंगे, जो हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया की ट्रेडिशन है, उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ट्रेडिशनल मेडिसिन जो बोला जाए तो आयुर्वेदा है। तो आपको कफ होता है, पेन होता है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है आप हमारे लिए, जो हम यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट भी फास्ट और इफेक्टिव मिल सकता है। आप कोई आयुर्वेदा प्रैक्टिस फॉलो करते हैं अपने डेली रूटीन में? जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप अपने रूटीन में देखेंगे, कोई भी लोग देखेंगे, आयुर्वेदा हमेशा घी खाने का बोलता है कि भाई घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन। तो हम बटर का यूज़ तो सब लोग घी का यूज़ करते ही है। आप देखेंगे हल्दी का यूज़ करते हैं, तो वो वन ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही है। तुलसी है, जो हम प्रसाद में तुलसी लेते हैं, वो भी आयुर्वेदा है। तो मैं भी मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जब भी कुछ भी तकलीफ होती है मेरे को, तो मैं फर्स्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट खुद की ही यूज़ करता हूँ। और हम लोग ऐसा बिलीव करते हैं, अगर मुझे तकलीफ है और मैं मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पाऊँ या मेरी फैमिली को दे पाऊँ, तो मैं दूसरे को बेच सकता हूँ। सही बात है। अगर मुझे ही मेरी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं दूसरे को कैसे बेचूंगा? वेरी राइट। तो उसके लिए हम पहले से ऐसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम खुद भी इस्तेमाल कर सके और सबको इस्तेमाल करा सके। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि हाँ। काफ़ी सारी आयुर्वेदिक कंपनीज जो हैं, हाँ उनके प्रोडक्ट्स पर बैन लग रहा है, काफ़ी हाँ सारी मिलावटें पाई जा रही हैं, हाँ। तो कंज्यूमर्स को ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, हम्म। उस पे आप क्या कहेंगे? वो अनफॉर्चुनेट है, पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारी कंपनी के लिए मैं बता सकता हूँ कि हम लोगों ने ओन रिसर्च रखा है। तो वासु रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे हम लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट रखते हैं, जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट का टेस्ट और रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक का टेस्ट हम करते हैं।
फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस WHO की गाइडलाइन के हिसाब से करते हैं और हमने WHO प्लांट भी बनाया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी वो हम बेस्ट प्रैक्टिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। और मार्केटिंग, वहाँ पे भी हम जो गाइडलाइन के हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। तो हम ऑन रिसर्च, ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑन मार्केटिंग जो करते हैं, वहाँ पे हम वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आयुर्वेद को एक नए स्तर के लिए ले जाना चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। आप काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ। तो कितने कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं पहला ये? फिर आपकी काफ़ी सारी हाईएस्ट सेलिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कौन-सी चल रही है? और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे नहीं चलते हैं, कुछ चलते हैं जो हीरो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं? हम लोग 40 से प्लस कंट्री में अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट है वो मिडल ईस्ट है, CIS कंट्री है, फिर अलग-अलग कंट्रियों में हमारा एक्सपोर्ट होता है। सिर्फ आपकी काफ़ी सारी हाईएस्ट सेलिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कौन-सी चल रही है? और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे नहीं चलते हैं, कुछ चलते हैं जो हीरो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं? जी हाँ, आप हीरो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हीरो प्रोडक्ट में मैं बताऊँ तो ट्रीचप इंटरनेशनल भी हीरो प्रोडक्ट है और डोमेस्टिक में भी हीरो ही प्रोडक्ट है। साथ में हमारी सुवर्णप्राशम और काफ़ी सारी रेंज है, वो सब चलती है। दूसरे प्रश्न की आप बात कर रहे हैं कि काफ़ी प्रोडक्ट नहीं भी चलती है। तो जी हाँ, क्योंकि पेरेटो प्रिंसिपल हम सबने पढ़ा हुआ है, 80-20 का रेशियो होता है। तो जो हीरो प्रोडक्ट होती है वो हीरो प्रोडक्ट 80% सेल लेके आती है और 20% में दूसरी प्रोडक्ट होती है। तो दूसरी प्रोडक्ट जो होती है वो प्रोडक्ट में हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, क्योंकि जो कंटिन्यूएशन गीता में बताया हुआ है कि हमें कर्म करना है और चेंज लाना है। तो चेंज करना है तो कुछ ना कुछ नया तो करना पड़ेगा और नया एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा और उसमें फेलियर भी मिल सकती है। तो फेलियर से घबराना नहीं है, पर जितना छोटा फेलियर मिलेगा हमको उतना ही हम सीखेंगे और छोटे-छोटे फेलियर से एक छोटा सक्सेस भी मिलेगा। पर वो सक्सेस को फिर हमको कैसे बड़ा करना है उसके ऊपर ध्यान देना होता है। जैसे कि ये फैमिली बिज़नेस है, हाँ, ठीक है? तो जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, हाँ। तो आपने कब सोचा कि अब मुझे इसकी कमान सँभालनी है और इसी बिज़नेस को आगे ले जाना है? मैं ऐसे बात करूँ तो मेरा जन्म हुआ तब कंपनी का बॉर्न हो चुका था। तो मेरा एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ में, वो छोटा था तब से हो रहा है। मैं 4 साल का था जब मैं पापा के साथ फैक्ट्री में जाता था, तो तभी मैं हमारी जो टैबलेट है, उसको जेम्स समझता था और जेम्स के लिए मुझे खानी है ऐसा करके उनके पास से माँगता था, तभी पापा ना बोलते थे। तब मुझे पता नहीं चला कि क्यों ना बोल रहे हैं, ये जेम्स तो है, तो फिर क्यों नहीं देते हैं। सही बात। पर ऐसे-ऐसे बढ़ता गया, फिर आगे उनके कॉन्फ्रेंसेस होती थी, तो मैं MR लोग आते थे, तो ऐसे कॉन्फ्रेंस में भी जाते थे, मैं, हार्दिक भाई, मेरे ब्रदर दूसरे, सब लोग जाते थे। वहाँ पे हम बैठ के सब सुनते थे कि कैसे सेल करना है, कैसे प्रोडक्ट बेचना है और कैसे टारगेट होता है। तो इनबिल्ट हमारे में बिज़नेस आ रहा था और हमने जो ये भगीरथ कार्य लिया हुआ है, जिसमें यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सबकी आहुति की रिक्वायरमेंट है। तो वो आहुति फैमिली में से सभी लोगों ने पहले से ही डिसाइडेड है कि हमें तो बिज़नेस में ही आना है और आयुर्वेद को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। वाह, वाह! सर आपकी इस जर्नी की कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमेशा शेयर करना पसंद करते हैं? श्योर। आपने अभी लास्ट एक आईफ़ोन का इवेंट हुआ था, वो देखा होगा। हाँ, हाँ। वहाँ में आई आई वॉच में जो नया फीचर्स डाला है स्लीप रिलेटेड, स्लीप डिसऑर्डर का। हाँ, हाँ। तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारी कंपनी जब 1980 में चालू हुई, तो हमारी पहली प्रोडक्ट थी एलर्ट, जिसमें काऊ घी ज्योतिषमती तेल है और उसका यूज़ क्या है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर के लिए वो प्रोडक्ट है। तो आपने हमारा ऑडियो विजुअल देखा होगा कॉर्पोरेट, हाँ। उसमें हमने बताया है कि फ्यूचर का रहस्य पास्ट में है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है कि आज के फ्यूचर का रहस्य हमने पहले पास्ट में से निकाला हुआ। एक और स्टोरी के बारे में मैं बताना चाहूँगा।
अभी न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है और हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं और बच्चों के लिए उनको अभी एक रिक्वायरमेंट थी। हमने गूगल सर्च किया और गूगल सर्च और दूसरे सर्च में से हमको जानने मिला कि अभी बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो रही है और बच्चों में इम्यूनिटी बढ़े ऐसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट सभी लोगों की थी। तो ये कस्टमर की नीड को हमने समझा और उसको हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, वासु सुवर्ण प्राशन ड्रॉप्स। और काफ़ी अच्छी वो प्रोडक्ट बनी है और काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट है और काफ़ी अच्छे उसके फीडबैक भी है। वो आपको अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में और वासु स्टोर पे भी मिलेगी और सभी जगह से धूम मचा रही है वो प्रोडक्ट। सर, एक जनरल टिप जो हाँ। आप आज के यूथ को देना चाहोगे, क्योंकि अ, अपने लोग जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जो सॉल्यूशंस है वो पास्ट में ही छुपे हुए हैं। हम्म। तो एक जनरल टिप कि जो हम्म। आजकल की जो यूथ है वो अपना सके। कहीं पे भी आपको इनबैलेंस होगा आपकी लाइफ, वहाँ पे आपको रोग आने की शक्यता रहेगी। अगर आप देखेंगे, अगर आप स्लीप में आपका स्लीपिंग टाइम बहुत ही लेट सो रहे हो तो स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा तो भी आपको स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फूड में आप बैलेंस फूड नहीं लेते हो तो इनबैलेंस आ जाता है और आपको कोई फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो तो आपको मोटापा भी आ सकता है या फिर दूसरे कोई रोग भी हो सकते हैं। तो लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। जहाँ पे भी बैलेंस घुमाएंगे वहाँ पे आपका विकेट गिरना निश्चित है। जैसे क्रिकेट में होता है कि खिलाड़ी खेलने जाता है, मारने जाता है और उसका इनबैलेंस हो जाता है तो वो आउट हो जाता है। और आज की यूथ तो रात में ही जागती है और दिन भर सोती है, जैसे चीज़ें चल रही हैं। हाँ। सर, कोविड टाइम पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हेल्प करा था? पुष्पा पगधरे करके एक सिंगर है, तो उनकी भी हाँ। आपने काफ़ी हेल्प करी थी वासु हेल्थ केयर में। हाँ। तो उस पे आप कुछ रोशनी डालें। हाँ, कोविड एक अनफॉर्चुनेट टाइम था, हाँ। सरप्राइज था सबके लिए। पर जब आप ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी में बिलीव करते हैं तो आपको चैन से नींद आती है और वो ज़रूरी है सबके लिए। तो ऐसे टाइम में हमको 2 दिन में हमारी प्लांट चालू करने के लिए परमिशन मिल गई थी एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी और सबकी सेवा करने के लिए हम आतुर थे। पर हमने सब एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस करने के लिए 14 डेज तक प्लांट चालू नहीं किया। सबको कॉन्फिडेंस आया कि हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकते हैं और मेडिसिन दे सकते हैं। वो टाइम पे हमने हमारा प्लांट चालू किया और प्लांट चालू करने के बाद भी हमने सब प्रिकॉशन रखे और जहाँ पे भी एम्प्लॉय को ज़रूरत थी वहाँ पे हम खड़े रहे। अगर उसको टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है कि मुझे टेस्टिंग कराना है, मेरी फैमिली को भी टेस्टिंग कराना है, तो वहाँ पे भी हमारा एचआर डिपार्टमेंट खड़ा रहा। उनको उनके घर के सभी सदस्यों का टेस्टिंग करना है तो वहाँ पे भी थे। उनको कोई हेल्प चाहिए, उनको डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए तो वहाँ पे भी हम खड़े थे। और जहाँ पे उनको बेड नहीं मिल रहा था तो वहाँ पे भी हम खड़े थे। और किसी को रिप्लेस करनी है हॉस्पिटल, वहाँ पे भी हम खड़े थे। और उनका कोई भी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट थी वो टाइम पे या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे हम खड़े थे। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया था कि कोविड का टाइम आया तो भी हम घर से हमारा काम कर सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट हमने पहले से किया हुआ था। तो हमारे कोई भी कार्य में हमको दिक्कत नहीं आई। और आपको जान के खुशी होगी, हम सबको वो टाइम पे सुदर्शन घनवटी सभी एम्प्लॉय को दे रहे थे और हमें कोई भी कैजुअलिटी से गुजरना नहीं पड़ा है वो कोविड के टाइम में। तो वो कितना फॉर्चुनेट बोल सकते हैं। सुदर्शन गणपति ये हाँ। क्या है सर? ये जनरल मेडिसिन है, वो क्लासिकल मेडिसिन है जो पुराने जो शास्त्रों में लिखी हुई। तो बेटर हेल्थ के लिए और हमें कोई टेम्परेचर या फीवर आता है वो टाइम पे भी हम यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सर, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आत्मनिर्भर भारत को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। और आपका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है हम्म। जो काफ़ी सारी जो फार्मा कंपनीज है आज भी लैग कर रही हैं। हाँ। वो निर्भर है फॉरेन कंपनीज के ऊपर। हम्म। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आत्मनिर्भर भारत वो बहुत ही अच्छी पहल है प्रधानमंत्री जी की। और आर एन डी सेंटर के बारे में अब मैं बात करूँ तो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में
वह आप देखेंगे कि 9000 जितनी फार्मा कंपनी होगी आयुर्वेदिक वाली, उसमें से खाली 100 जितनी कंपनी के पास ही R&D सेंटर है। तो काफ़ी कितने कम लोगों के पास R&D सेंटर है, उसमें से वन ऑफ द हमारे पास है। और आप देखेंगे चाइना का ग्रोथ जब हुआ, तो उसमें ग्रोथ में R&D का कितना महत्व का रोल था। अभी भी आप अमेरिका का ग्रोथ देखते हैं, जो वो ग्रोथ करते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी या डिफेंस में जो ग्रोथ कर रहे हैं, वो उसमें रिसर्च का कितना बड़ा योगदान है। उनके पास कितने सारे पेटेंट्स है, हमारे इंडिया के पास कितने कम पैसे पेटेंट्स है। तो R&D का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी इंडस्ट्री के लिए, और नए ग्रोथ के लिए, और अनबिलीवेबल ग्रोथ करना है तो R&D का यूज़ और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो हम जितना मार्केटिंग के लिए बजट देते हैं, वैसे ही R&D के लिए बजट देते हैं, और कीप ऑन हर साल हम उसको बढ़ाते रहते हैं। ओके सर, अभी आपकी कोई रिसेंट रिसर्च जो चल रही हो, जो आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही लाभदायी होगी? हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जो बढ़ रहे हैं, आज मोबाइल का यूज़ बच्चों से लेके बड़ों तक सब लोग बहुत ही बढ़ रहा है, और टाइमिंग भी बढ़ रहा है उसका यूज़ करने का। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि आई रिलेटेड डिजीज़ बढ़ रहे हैं, ईयर रिलेटेड डिजीज़ बढ़ रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारा रिसर्च चालू है, और इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी सबको उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है, और कैसे हम आई को प्रोटेक्ट कर सके और ईयर को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि जो नेचुरल ऑर्गन हमको मिला है, उसको नेचुरल फॉर्म में रहता है, तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से कि आने वाले समय में लोगों को आई और एयर प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाँ। सर, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जो हमारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप? मैं बताना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं और मेरे इन्वेस्टर दोनों का विकास कर लूँ, और मेरे एम्प्लॉई और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का, या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल एजेंसीज या जो हमारे कस्टमर है, उसका विकास के बारे में नहीं सोचूं, तो आगे दिक्कत आएगी आएगी और आएगी। तो बैलेंस की जो मैंने बात की थी, पेशेंस रखना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप फेल होते हो तो भी पेशेंस रखना है, पर आपको फेलियर, छोटे छोटे फेलियर में से सीखना है, और छोटे में से जो छोटी सक्सेस मिली है उसको कैसे रेप्लिकेट करना है, उसके ऊपर काम करना है। अगर हम धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि जो इको होता है हार्ट का, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, कभी भी फ्लैट नहीं होगा। फ्लैट होगा तो डेड हो जाएंगे। तो वैसे ही हमको काम करते रहना है, और हमारे बिजनेस में या फैमिली में भी अप डाउन आएंगे, पर वो सबको बैलेंस करके हमको चलना है। और अगर हम ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी के बारे में काम करेंगे, तो सक्सेस मिलेगी 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 ही। नाइस। सर, फैमिली टाइम एंड वर्क लाइफ, हाँ। मतलब आजकल लोग वर्क वर्क कर रहे हैं और फैमिली साथ होके भी साथ नहीं होती है। हाँ। अगर हम 4 बैठे हैं तो हाँ। सब फ़ोन में लगे रहेंगे। हाँ। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? अब मैं पहले प्रोफेशनल की बात करूँ, तो काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी होती है जहाँ पे 8 बजे तक अपना बॉस नहीं जाए तब तक उसके एम्प्लॉय नहीं जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी का कल्चर है, उस हिसाब से हम किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। 5:30 बजे का टाइम है तो 5:30 बजे जिसको जाना है, जिसका काम नहीं है वो जा सकता है, और जिसको रुक के अपना काम खत्म करना है तो वो खत्म कर सकता है। तो ये प्रोफेशनल बैलेंस की बात हुई। अगर आप फैमिली बैलेंस में बात करेंगे, तो बच्चों के लिए आज जॉइंट फैमिली की ज़रूरत ज़्यादा है। लोगों को दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए, साथ में रहने से उनको बॉन्डिंग आती है, क्योंकि अभी एक सिंगल चाइल्ड हो गए सभी के। तो जितना वो सबके साथ रहेंगे तो सबके साथ सीखेंगे, शेयरिंग का वैल्यू उनको पता चलेगा, और कुछ ना कुछ नया अपने एल्डर लोग हैं वो सिखा के ही जाते हैं। तो सबका साथ चाहिए, और उसमें फैमिली का बहुत ही इम्पोर्टेंस है।
और मैं भी पूरा संडे का टाइम अपने फैमिली के साथ ही बिताता हूँ। और हर रोज़ थोड़ा टाइम तो हम स्पेंड करते ही है कि भाई मोबाइल को एक बाजू में रख देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, और डिनर साथ में लेना चाहिए, और कुछ नया जो सीखा है आज का वो सबको डिस्कस करना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए। तो आप भी फैमिली टाइम में मानते हैं कि हाँ, फैमिली के बिना तो वर्क लाइफ भी अच्छे से नहीं चल सकती है। जो हम बैलेंस की बात करते हैं तो इनबैलेंस कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। फैमिली में भी बैलेंस चाहिए और प्रोफेशनली भी बैलेंस चाहिए। तो मतलब आप अपने बच्चों के पीटीएम मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं? सभी मीटिंग तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, पर हाँ। ज़्यादातर मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि मैं मेरी वाइफ के साथ उसकी मीटिंग अटेंड कर सकूँ, और हर रोज़ सुबह में उसको बस स्टॉप पे छोड़ने की जवाबदारी मेरी है। ओके। सर, आपको क्या लगता है कि जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और आपने कहाँ से करी थी? हाँ, किसी को भी शुरुआत जो करनी है वो बेसिक से करनी चाहिए। अप से डाउन कभी भी नहीं आ सकते हैं, डाउन से अप कभी भी जा सकते हो। तो जो बेसिक पे जो काम सीखने को मिलता है, और मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कीप लर्निंग कीप अर्निंग। तो जितना आपको सीखने को मिले वो पहले के जो पीरियड है आपका 5 साल में, वो सीख लेना चाहिए, और सीखने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके नेक्स्ट असाइनमेंट में करना चाहिए। तो मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। हमारे कंपनी में ऐसा रूल है कि मैं एज ए ओनर होने हूँ, पर मैं एज ए डायरेक्टर ऐसे एंट्री नहीं ले सकता हूँ। सही बात। मुझे भी 5 साल का एक्सपीरियंस कंपनी में होना चाहिए। तो मेरी भी शुरुआत एज ए बेसिक एग्जीक्यूटिव से हुई थी, फिर मैं मैनेजर बना, फिर मैं डायरेक्टर बना। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। टीम बिल्डिंग में आपको सीखने को मिलता है कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे एम्प्लॉय की है, वो भी जानने को मिलता है। तो जितना आप बेसिक में सीखेंगे उतना ही आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आपका लर्निंग एंड अर्निंग बढ़ेगा। तो आप भी कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से शुरुआत करना हाँ, चाहिए, भले वो आपका फैमिली बिजनेस हो या आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। सर, बीच में एक काफ़ी न्यूज़ आई थी, हम्म, हमने रिसर्च वर्क से पता किया हम्म, कि पुष्पा पगडरे एक सिंगर है, तो हम्म, उनकी आपने काफ़ी हेल्प करी थी। उस हम्म। पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इतनी शक्ति हाँ, सॉन्ग उन्होंने गाया हुआ है, हाँ। उसकी एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा हुँ, कि हमारा हमारे 4 यूनिट हैं। हुँ, सभी जगह पे मंडे को मॉर्निंग में प्रेयर होती है। प्रेयर से हम स्टार्ट करते हैं हमारा हुँ, दिन, हुँ, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हुँ, जिसमें हम इतनी शक्ति, वो प्रेयर हम गाते हैं, फिर नेशनल एंथम करते हैं, हुँ, और फिर मैनेजमेंट या कोई भी जो लीडर है वो एक मैसेज देता है, और दिन की शुरुआत हम करते हैं, या कोई हमारा जो एक्सपीरियंस है या कुछ अच्छे न्यूज़ है हाँ, वो सब हम शेयर करके चालू करते हैं। हुँ, हुँ, तो जब भी ये न्यूज़ हमने देखी कि भाई न्यूज़पेपर में सब में आया, तो एक जो ग्रेटिट्यूड है, जो हम जिसको हम हर वीकली गाते हैं, तो जब भी वो सिंगर को ज़रूरत है, तो हमें ऐसा लगा कि हमें एज ए उनको मदद करनी चाहिए। हुँ। तो जो हमसे बन सकता है वो हमने एक ग्रेटिट्यूड के भाव के हिसाब से उनको हेल्प तो नहीं बोल सकते हैं, पर उनको कंफर्ट देने में हमने सहायता की। अ, अभी आपने बात करा कि आप लोग शुरुआत ग्रैटिट्यूड प्रेयर से करते हैं। हाँ, तो मतलब आप क्या सोचते हैं इसमें कि ऑफ़िस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने बात की है कि नो पॉलिटिक्स, हाँ, और ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टी एंड क्वालिटी, ओके। जो हमारे बेसिक मंत्र है, उसमें आप देखेंगे तो एक सबके साथ मिलजुल के हम रहना चाहते हैं, फैमिली कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, हुँ, जहाँ पे जब लोग मिलते हैं तो बड़ीलों ने ऐसी प्रैक्टिस पहले से डाली हुई है कि जय श्री कृष्णा सब करते हैं, हाँ, या फिर गुड मॉर्निंग करते हुँ, हैं। तो वो प्रैक्टिस से आपका एक पॉजिटिव ऑरा चालू होता है। और ये जो अगर हम पॉलिटिक्स किसी का लेग पुलिंग नहीं करेंगे हुँ, हुँ। और ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, तो आप सबका विकास सबका होगा और साथ में होगा। ऐसा एनवायरनमेंट बहुत रेयरली देखने को मिलता है, वरना हाँ। इंसान जाएगा और बॉस दहाड़ने लगता है और काफ़ी सारे जो एनवायरनमेंट्स होते हैं। हम्म, बट ओके, तो आप एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट हाँ, कर रहे हैं। सर, वासु हेल्थ केयर जो है वो एक वडोदरा बेस्ड कंपनी है।
तो वडोदरा के लोगों के लिए क्या योगदान रहा है आपका? वडोदरा पहले से ही एक कल्चरल सिटी है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन वो हमारा CSR एक्टिविटी का एक मोटिव है। जो हम वडोदरा में कल्चरल जो हमारा है उसको बढ़ाने के लिए और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के लिए हमने एक सर्कल, जो पहले कलश कड़स सर्कल बोला जाता था, हाँ। वो अभी वासु सर्कल है। और वहाँ की थीम है बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो वो थीम पे हमने सर्कल बनाया है, जहाँ पे एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, उसके बारे में हमारे पेंटिंग बच्चियों के है। हमने एक शहीद स्मारक एयरपोर्ट में है, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है, वो जगह पे हमने सर्कल किया है, शहीद स्मारक सर्कल है। तो वो एक हमने बड़ौदा को प्रेजेंट किया हुआ है। और हम GIDC को भी क्लीन एंड ग्रीन बनाना चाहते हैं। तो आपने हार्दिक भाई की पोस्ट देखी होगी कि हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अभी हमारी जो स्ट्रीट है उसको ग्रीन बनाने के लिए हमने पौधे उगाए हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। और अभी हम प्रोफेशनल बात करें वडोदरा के लिए, तो जो वोकल फॉर लोकल का थीम है, आज हम बड़ौदा से इंडिया में पहचान बना रहे हैं। और नहीं कि इंडिया पर, वर्ल्ड ओवर हम जो पहचान बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमारा रिसर्च सेंटर, जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर है, वर्ल्ड क्लास हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। WHO प्लांट हो या WHO GMP कॉस्मेटिक प्लांट हो, या हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आज दुनिया भर में हम यहाँ से सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहाँ से हम हैंडल कर रहे हैं, ई-कॉमर्स को हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं, यहाँ से हम नए नए क्विक कॉमर्स को भी अभी हैंडल कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो जो नया होता है उसके साथ हम वडोदरा से जुड़ रहे हैं। तो यही अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी वडोदरा प्रिय लोगों के लिए है, कि जो एम्प्लॉयमेंट मेट्रो से थक गए हैं, वहाँ के ट्रैफिक से थक गए हैं, वहाँ के कल्चर से थक गए हैं, जिनको शांति प्रिय वर्क लाइफ बैलेंस करना है, वो बैलेंस करने की जगह वडोदरा है। और जिनको आयुर्वेद में आना है, जिनको रिसर्च में आना है, जिनको मैन्युफैक्चरिंग में, अच्छे आयुर्वेदिक में और हर्बल कॉस्मेटिक में आना है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में आना है, या फिर फार्मा मार्केटिंग में आना है, या OTC मार्केटिंग में आना है, तो उनके लिए बड़ौदा में हम रेडी है। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और मैं सभी वडोदरा वासियों को वेलकम करता हूँ। सर, आने वाले समय में आप वासु हेल्थ केयर को कहाँ देखते हैं? जैसे कि हमने बताया कि जो ये यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ में सबको आयुर्वेदा की आहुति देनी है, तो हम वर्ल्ड लीडर आयुर्वेदिक फील्ड में बने, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमें सबका साथ और सहकार चाहिए, और उसमें सभी वुमन का भी चाहिए, सभी मेन का भी चाहिए, और सभी बच्चों का भी चाहिए। सबका साथ और सबके विकास के बिना हम ये कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबको आहुति के देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओके सर, CSR की कोई स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल। भंडूरी हमारा नेटिव प्लेस है। हाँ। तो हमारे जो एल्डर है वो सब वहाँ पे पढ़े थे, वहाँ पे ही बड़े हुए हैं, और फिर बाद में वो राजकोट आए और फिर वडोदरा आए। तो उनकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है। तो वो जब भी भंडूरी गए अभी थोड़े सालों पहले, तभी उनको रिक्वेस्ट मिली कि आप यहाँ पे पढ़े हो, तो हमारी जो स्कूल है उसका नया इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। यहाँ पे अध्यतन लैब यानी कंप्यूटर लैब की ज़रूरत है। अच्छा, ओके। तो तभी हमने वो स्वीकार की चैलेंज, और वहाँ पे बेस्ट पॉसिबल वे में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर किया। वो उसका सेटिस्फेक्शन है हमें कि अभी जो बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे, वो एक जो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी या लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, वो हमने प्रोवाइड किया। वैसे ही मैं बात करूँ तो छोटा उदयपुर में नसवाड़ी करके गांव है,
हाँ, हाँ। वो गांव में एक मारुति चैरिटेबल ट्रस्ट है। वहाँ पे सब जितने भी गरीब पेशेंट आते हैं उनको कभी फ्रैक्चर आजू बाजू के गांव में 50 किलोमीटर के आजू बाजू के गांव में फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो वहाँ पे एक्सरे कढ़ाने आते थे, पर उनको अत्याधुनिक एक्सरे मशीन की ज़रूरत थी, तो वो नहीं था, तो उनको बराड़ा तक आना पड़ता था। तो वो हमने देख दिया, तो आज काफ़ी अच्छे से वो उसका यूज़ हो रहा है और हम लोगों की सेवा में अपना CSR फंड यूज़ कर पा रहे हैं, उसकी मुझे खुशी है। साथ में मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। हाँ। ये एक CSR भी एक ग्रेटिट्यूड ही है, वैसे ही कंपनी में भी हमारा एक ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है। तो उसकी मैं बात करूँ, तो क्या आपको लगता है कि 25 साल काम करने के बाद कंपनी को एम्प्लॉय को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, ऐसा आपको फील होता है? क्योंकि अगर आप 80 साल की आपकी उम्र देखें तो 30% आप 25 साल आप वहाँ पे बिताओगे, हाँ। तो उसको ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? ज़रूर सर, अगर ज़रूर। आप अपना एक टाइम पीरियड आप वहाँ पे हाँ। दे रहे हैं तो उसको ग्रेटिट्यूड के भाव के हिसाब से हम उसको 10 ग्राम गोल्ड देते हैं 25 ईयर्स कंप्लीट करने के हिसाब से। ओके। 5 साल कंप्लीट होता है तो उसको 50 ग्राम चांदी मिलता है, 10 साल, फिर 15 साल, 20 साल के हिसाब से उनको मिलता है। तो एक हमारा ये ग्रेटिट्यूड देने का हमारा एक तरीका है। दूसरी मैं बात करूँ कि आपको लगता है कि कोई प्यून या फिर फूड बनाने वाले कुक है, उसको इंटरनेशनल टूर पे भेजा जाना चाहिए? ये नया सवाल है बड़ा। वैसे तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? हाँ, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मार्केटिंग होता है या प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे टारगेट होता है और टारगेट के सामने आप अचीवमेंट करते हो, तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। जैसे रिवॉर्ड सभी जगह पे होते हैं, तो कभी-कभी इंटरनेशनल टूर भी किसी को मिलती है या डोमेस्टिक टूर भी मिल सकती है या कुछ रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सकता है। पर जो आदमी 25 साल से आपके आगे प्यून का काम कर रहा है, 20 साल से फूड बना रहा है, उसको रिवॉर्ड की अपेक्षा होती है? हमने अभी सोचा नहीं होगा। नहीं। पर हमारे जो फॉर्मर एमडी हमारे फाउंडर एमडी थे, हाँ। हरि भाई, हाँ। उनने सोचा कि ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उन्होंने स्पेशल सिंगापुर टूर उनको ऑफर किया और हमारे उनके लिए पासपोर्ट बनवाए और उनको सिंगापुर दूसरे हमारे एम्प्लॉय के साथ में भेजा। तो ये एक हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव है और हम ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं और प्रॉफिट के लिए हम काम नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग हैं, ये बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनका घर बहुत अच्छा होगा, उनकी गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी होगी, पर जब आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस देखोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गंदा होगा या उसमें वो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारा रिवर्स है, हम पहले जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। हम सादे लोग हैं, हमारा घर इतना बहुत आलीशान या शानदार नहीं होगा, बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिल होगी और हमारे हिसाब से होगा, पर हमारा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो वर्ल्ड क्लास होगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा हम तैयार होंगे। सर, ये बहुत अच्छी सोच है, मतलब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि सिंगापुर टूर, जो हमारे यहाँ खाना बनाते हैं, जो वर्कर्स हैं उनके लिए, तो ये सही में आप एक मिसाल सेट कर रहे हैं लोगों के लिए। सर, आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं क्वालिटी पर, एक्सपोर्ट्स पर, तो इसका आपके लिए क्या मूल्य है? अवार्ड है वो एक रिकग्नाइजेशन है, आपको कोई देख रहा है, आप जो भी करते हो वो कोई देख रहा है आपको, तो आप अच्छा करोगे तो अच्छा रिकग्नाइजेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने जो बोला ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी के लिए हम काम करते हैं, तो वो उसके साथ मैच हो रहा है। आप देखो, हमको गुड हाउसकीपिंग का भी अवार्ड मिला हुआ है, हमको क्वालिटी मेडिसिन का अवार्ड मिला है और डॉक्टर लेट APJ अब्दुल कलाम के हाथ से मिला हुआ है, हमें अवार्ड मिला है मोदी जी के हाथ से मिला है। तो रिकग्नाइजेशन हमेशा आप जो करते हैं उसका मिलता है, अगर टाइम लग सकता है
25 साल भी हो सकता है या 30 साल भी हो सकता है, पर अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स की दूसरी बात आती है कि डिमांड कहाँ मिलेगी कहाँ। सब लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि इतना अच्छी प्रोडक्ट है आपकी और वडोदरा की प्रोडक्ट है तो मिलेगी कहाँ। तो ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढते ढूंढते हमने एक 2 फ्लैगशिप आउटलेट बनाए हैं। एक फ्लैगशिप आउटलेट हमारा है वो अलकापुरी में है, जो अभी थोड़े दिनों पहले ही लॉन्च किया है। और एक कॉर्पोरेट हमारा आउटलेट है वो हमारा रिसर्च सेंटर के बाहर बनाया हुआ है। तो उसके सिवा भी बड़ौदा में सभी जगह पे सभी लोगों को प्रोडक्ट मिले, उसके लिए हम बीए आउटलेट भी काफ़ी बना है, जहाँ पे बीए आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकती है और हमारी प्रोडक्ट एक साथ आपको मिल सकती है। तो उतने 12-15 आउटलेट हमारे बीए आउटलेट है। और बाकी जनरल हमारी जो मेडिसिन है वो तो हर एक मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल रहती है। ऑनलाइन भी अवेलेबल और है। ऑनलाइन तो है ही है, क्योंकि अभी का यूथ तो ऑनलाइन ही मांगता है। तो ऑनलाइन में भी हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हमारा खुद का स्टोर है वहाँ पे है। और क्विक कॉमर्स में भी हम धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं और उसका काम चालू है, तो वहाँ पे भी हम अवेलेबल हो जाएंगे। और बाकी सभी जगह पे हम, यानी कि अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पे हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सही में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो वाइब आप होल्ड करते हैं, जो वासु हेल्थ केयर टीम जो एक एनवायरनमेंट होल्ड करता है, वो सही में प्रेरणादायी है। आज के युग में अपने वर्कर्स के लिए इतना कुछ कौन कैसे चलता है। सबका साथ, सबका विकास। सही में ये जो स्टोरी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे, हम यही प्रयास करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि रिया जी, आपने इतने अच्छे क्वेश्चन मुझे पूछे और ये आयुर्वेद को आगे ले जाने के यज्ञ में जो आपने आहुति दी है वो सबके लिए प्रेरणादायी रहेगी। और हम सभी व्यूअर का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना टाइम निकाल के हमारी स्टोरी सुननी, तो उसके लिए भी हम थैंकफुल है। और मैं सबको लास्ट में वासु नमस्कार करके धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दर्शकों, तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नई कहानी लेकर। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।